प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। दर्शकों, आज का जो विषय है, मोदी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है HT समिट में। HT मतलब हिंदुस्तान टाइम्स समिट में, कि जब भारत की ग्रोथ 2 से 3% हुआ करती थी नेहरू गांधी कांग्रेस काल में, तो उसको इन लोगों ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज 8.2% की ग्रोथ है लास्ट क्वार्टर में। तो इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्यों नहीं कहा जा सकता, या अब क्यों नहीं याद आती? उन्होंने एक बात यह भी कही कि वह जब रेट कम था ग्रोथ का हमारे, तो उसको जब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया तो यह अनायास नहीं हुआ। सबसे पहले बात मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी ने यह बात कही कहाँ पे। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब मोदी जी मीडिया के जब उनके समिट्स होते हैं, लीडरशिप समिट, ये वो समिट, वहाँ जाते हैं तो वो जानते हैं वहाँ पे ऑडियंस कौन सी है। वो दिल्ली का लुटियंस बैठा हुआ है। वहाँ उनको बताते हैं कि तुमने ये कर रखा है, तुम लोगों का ये पाप है, वो उनके सामने बताते हैं। शोभना भरतिया जी ऑफ कोर्स हिंदुस्तान टाइम्स की मालकिन है, वो वहाँ पर उनको होस्ट कर रही थी मोदी जी को। तो एक बहुत पहले मुझे याद आता है, सन 2005-06 की बात है। तब भी एक दिल्ली में HT समिट हुआ था और वहाँ पर मोदी जी जब गुजरात के CM थे, उनको बुलाया गया था। पूरी समिट लीडरशिप, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस वालों के लिए ही कही गई थी। यही बोलकर मोदी जी को बुलाया गया था। पर वहाँ पे जैसे एक होता नहीं है, भेड़िए या जंगली कुत्ते शेर का शिकार करने के लिए झुंड बना के आते हैं। वह वीडियो होगा, आप देखिएगा यूट्यूब पर। मैं प्ले नहीं कर सकता हूँ कॉपीराइट की वजह से। तो उसमें राजदीप बगल में बैठा है और फिर पत्रकारों की भीड़ है, उसमें राजीव शुक्ला भी, तो कुछ लोग और भी हैं, और सब उठा के फिर वही सब, मेरे ख्याल से 2007 की बात है। तो वही सारी पुरानी बातें कि आप गुजरात में मुसलमानों के अत्याचार हो रहा है आपके काल में, और 2002 पे आप माफ़ी कब मांगेंगे, ये। और मोदी जी ने शोभना का नाम लेते हुए कहा कि मुझे जो बोल के बुलाया गया था वह विषय छोड़कर बाकी सारी बातों पर बात हो रही है, और इस बारे में मैं CBI को जवाब दे चुका हूँ, मैं सबको दे चुका हूँ। तो अब बार बार जो है एक ही बात पर चर्चा करना उचित नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बार यह बात कह चुका हूँ। और शोभना जी यह जाने कि जिस विषय पर बुलाया गया है उस विषय पर ही यदि सवाल पूछे जाएं तो, क्योंकि गुजरात की बात हो रही है, उसके डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, विकास की बात हो रही है, ये वह भी आवश्यक है। खैर, उसी HT समिट में आज वही शोभना भरतिया कि हाँ, मोदी जी जाकर यह कहते हैं कि यह अनायास नहीं हुआ कि जो लेस रेट ऑफ ग्रोथ थी उसको हिंदू रेट कहा गया। और भारत की बदहाली में इस दिल्ली मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो शोभना भरतिया HT है ना, HT हिंदुस्तान टाइम्स, इसी का एक एडिटर रहा विनोद शर्मा। वो कश्मीर में जाके गिलानी के चरणों में गिरा हुआ था। वो आज भी एंटी भारतीय कार्यकर्ता रहता है। सेकुलरिज्म से लबरेज हैं ये लोग। नेहरू गांधी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उस पर पर्दा डालकर इसी दिल्ली मीडिया ने रखा। इस दिल्ली मीडिया को ना पूरे भारत को नियंत्रित करने में बहुत मज़ा आता है। इसीलिए आज मोदी जी इनके पास गए हैं और इनके सामने, इनके सबके सामने कह रहे हैं कि ये तुम लोग के पाप हैं। अब आते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। नेहरू समाजवादी, इंदिरा गांधी समाजवादी, और जाहिर सी बात है उन्हीं की पॉलिसीज़ को ढो रहा था उनका पूरा खानदान, और आज भी उसी को ही ढोने में लगा हुआ है, उन्हीं पॉलिसीज़ को। उन पॉलिसीज़ में था क्या? जो 1956 की पॉलिसीज़ थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और उसके बाद आपकी 73 की, 1977, 1980, 1990, 1991 में जाके जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हुई, उसमें भारत को एक ग्रोथ मिली। जब लाइसेंस, कोटा, परमिट राज को धता बताया गया, उसको ध्वस्त किया गया, उसको ख़त्म किया गया। भारत का गला दबा रखा था नेहरू की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने। और ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स लिख के देते थे नेहरू को, और या जो भी एक आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश एजेंट्स हैं, भारत के ब्राउन साहिब्स, उन लोगों ने लिख के दिया कि भारत को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है या किस प्रकार से कंट्रोल किया जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंसेस होते थे, इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंसेस होते, एक एक छोटी छोटी यूनिट ओपन करने के लिए लाइसेंस होते थे। और बात सिर्फ लाइसेंस के लिए ये नहीं था कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए लाइसेंस होता, कंज्यूमर के लिए भी लाइसेंस था। रेडियो का लाइसेंस, साइकिल का लाइसेंस,
कोटा बंधा हुआ था, कितना चावल मिलेगा, कितना चीनी मिलेगा, लोग लाइनों में, कितनी केरोसिन मिलेगी, कितना सीमेंट मिलेगा, हर चीज का कोटा बंधा हुआ था, खरीदने पर लाइसेंस लगा हुआ था। इस प्रकार से कंजम्पशन रोक रखा था। और सबसे बड़ी बात, नेहरू तो इस बारे में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने जे.आर.डी. टाटा को कहा था कि प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड जे। जबकि जे.आर.डी. टाटा ने कुछ बड़े वरिष्ठ व्यापारी वर्ग के लोगों के साथ मिलकर भारत की डेवलपमेंट के लिए 1945 में भारत को एक इकोनॉमिक प्रगति देने के लिए एक प्लान बनाया था, जिसको कहा तो वैसे बॉम्बे प्लान जाता है, पर एक्चुअली उसका नाम था मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और इसको लिखने वाले थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, अर्देशीर दलाल, श्रीराम, कस्तूरभाई लालभाई, ए.डी. श्रॉफ एंड जॉन मथाई। ये अपने समय के दिग्गज लोग थे जिनका एक ऐसा अनुभव था। सबके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जी.डी. बिरला, और ये कहा जा सकता है कि यार ये व्यापारियों ने अपने फायदे के लिए नहीं, भारत की बेहतरी के लिए, क्योंकि भारत ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का व्यापारी अपने आप ग्रो करेगा। और इस पूरे बॉम्बे प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना चाहिए। भाई जे.आर.डी. टाटा वो हैं जो भारत को एविएशन देने वाला आदमी जे.आर.डी. टाटा है। कराची से मुंबई तक स्वयं प्लेन लेकर आए थे, एयर इंडिया के जनक थे, पायलट रहे, 105 कंपनीज खोली। खैर, तो इस प्रकार का पूरा ज्ञान, सारी चीजें इन लोगों ने प्रस्तुत की नेहरू के सामने, पर नेहरू ने कभी इन पर हाथ नहीं रखा, कभी इस प्लान को। और पॉलिसी क्या रखी? एकदम उल्टी, कम्युनिस्ट माइंडसेट की पॉलिसी। प्लानिंग कमीशन बन रहा है जिसमें हर 5 साल 5 ईयर प्लान बन रहा है। कहाँ से चुराया? सोवियत यूएसएसआर से। अपने मंत्री किन को लोग रखे? घोषित कम्युनिस्ट। और उसके बाद लेकिन भारतीय अगर एंटरप्रेन्योर से, भारतीय बिजनेसेस की बात नहीं सुनी तो किसकी सुनी? ब्रिटिश कंपनीज जो 1947 से पहले भारत में सामान बेच रही थी, उनको पूरी अनुमति थी भारत में व्यापार करने की। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े एडमैन श्री पीयूष पांडे जी का देहांत हुआ। उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने एडवर्टाइजिंग को जन जन तक पहुंचाया, या कॉमन भाषा में एडवर्टाइजिंग या प्रोडक्ट्स को हिंदी भाषा में आसान सरल शब्दों में जनता तक पहुंचाया। आपको याद होगा उससे पहले किस प्रकार के एड्स आते थे। तो जो एड्स आते थे वो किन प्रोडक्ट से हुआ? कोलगेट, यूनिलीवर, ये सब कंपनीज कहाँ की हैं? पामोलिव, सब बाहर की कंपनीज हैं जो भारत में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बना रही हैं। हम क्या अपना साबुन, तेल, क्रीम, कंघी भारतीय नहीं बना पाता या कंज्यूम नहीं करना चाहता था? कर सकता था, लेकिन नेहरू की समाजवादी पॉलिसी ने कभी करने नहीं दिया। इसी समाजवादी पॉलिसी के चलते भारत की जो ग्रोथ थी वह नहीं हो पा रही थी। वरना हिंदू तो अपने आप में कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर रहा है, उसका व्यापार का सेंस आज का नहीं है, हजारों साल का है। संजीव सान्याल बताते हैं कि ग्रीक्स को अपना सोने का जो उनका कॉइन था जिसको वो ट्रेडिंग करते थे, उसको डी वैल्यू पहली बार करना पड़ा विश्व में, ताकि वह भारत से सामान इंपोर्ट कर सके। भारत इतना ज़्यादा सामान वहाँ पर देता था ग्रीस में, और वो ग्रीक जो पूरी सभ्यता थी वहाँ पर, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि मसाले जा रहे हैं, कपड़ा, वाइन, हथियार, सब कुछ जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक स्कीम आई है, तो वो किस आधार पे आई है? क्योंकि इन शहरों में उन हर सामान का आज से नहीं बन रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग। जो सामान जो उस जिले के फेमस प्रोडक्ट रहे हैं वो आज से नहीं हुआ, वो हजारों साल से वहीं पर रहे। अलीगढ़ के ताले, रामपुरी छुरी, तो ताले और छुरी नहीं बना रहे थे हम मेटल पे काम कर रहे थे। मेटल इंडस्ट्री थी पूरी इस इलाके में। हापुड़ में मेटल की मंडी थी, ग्लास पर काम होता था, फिरोजाबाद में शीशे पे, आगरा में लेदर पे काम हो रहा है, चमड़े पे काम हो रहा है, कानपुर तो पूरा गढ़ था। और ये ब्रिटिशर्स की देन नहीं थी, ये लोग आए ही इसीलिए थे। कलकत्ता क्यों लैंड किए? जूट का सबसे बड़ा हब था कलकत्ता। खैर, कहने का मतलब है कि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग सदैव से रही। राजस्थान के मारवाड़ी पूरे भारत भर में
क्या क्या ट्रेडिंग करते रहे, कितने रईस रहे। जो शोभना भारतीय जी के दादाजी थे, जीडी बिरला जी, मुख्य रूप से राजस्थान के मारवाड़ी ही हैं। विजनरी इंसान रहे और अद्भुत कंपनीज खड़ी कर ली, पर मुख्य रूप से ट्रेडिंग करते थे, ये मारवाड़ी थे। तो यह क्या ब्रिटिशर्स, नेहरू के पहले के लोग थे ना ये लोग। तो जीडी बिरला जी वह हैं जिनके बिरला हाउस में गांधी रहते थे 47 के बाद, और वहीं उनकी हत्या हुई। और बजाज ने किसका सपोर्ट गांधी ने नहीं लिया। खैर, लेकिन नेहरू को क्या करना था, भारत के एंटरप्रेन्योरशिप दबा के रखनी थी, समाजवाद फैलाना था, और यहाँ पर जो बिजनेस हो रहा था वह ब्रिटिशर्स का होने देना था। यही कार्य सोनिया गांधी ने किया कि भारत के व्यापार के $1 बिलियन के ट्रेड सरप्लस को, जो चाइना का साथ था भारत का, जो अटल जी छोड़ के गए थे 2004 में, उसको $38 बिलियन डिफिसिट कर दिया। मतलब भारत चाइना से $1 बिलियन का ज्यादा व्यापार करता था, जबकि नेगेटिव में पहुंचा दिया सोनिया ने $38 बिलियन 2004 से 2014 तक के बीच में। क्यों? चाइना ले जाए भारत का सामान, अमेरिका यहाँ की कंपनीज ओन कर ले, आप आईटी में काम करें लेकिन कंपनी जो है अमेरिका की हो, और आपको नौकरी पे रखें और आप अपने लिए स्वयं न कर पाएं, आप कंज्यूमर बने रहें। ब्रिटिशर्स भी तो यही करने आए थे, अपनी इंडस्ट्रीज में कपड़ा थोक के भाव में जनरेट कर रहे थे, कंज्यूमर यहाँ बैठा हुआ था, जनता यहाँ थी, तो यहाँ के लोगों का हाथ काट कर या यहाँ की पूरी इंडस्ट्री, मलमल की, कपड़े की, हर प्रकार की इंडस्ट्री ध्वस्त करके अपने प्रोडक्ट यहाँ की जनता को बेचे। ये होली किसकी जलाई गई थी? ब्रिटिश कपड़ों की तो जलाई गई थी ना। क्यों जलाई गई थी? कि हम आपका कपड़ा नहीं खरीदेंगे, हम अपना कपड़ा खुद बनाते थे, हम खुद पहनेंगे। और गांधी के साथ जोड़ दिया गया, ये चल रहा था पहले से, तिलक जी ने पहले ही शुरू कर दिया था। खैर, आज की बात करें, हिंदू तो सदैव से एंटरप्रेन्योरशिप में रहा है। हिंदू को मौका मिला 1991 की, जैसे ही लाइसेंस कोटा परमिट राज खत्म हुआ, आप देखिए 1991 से लेकर 2004 तक भारत ने क्या छलांग मारी। नेहरू जनता को, नेहरू का सोशलिज्म और इस प्रकार के नेता, और ये समाजवाद का एक उदाहरण और दूंगा। ये जितने कांग्रेस से निकल के समाजवादी निकले, समाजवादी पार्टी के मुलायम, समाजवाद का फैलाता हुआ लालू, बंगाल तो पूर्णतः कम्युनिस्टों का था। इन सब की पॉलिसी से इन प्रदेशों के साथ क्या हुआ? इनकी इकोनॉमी बढ़ी या बदतर हो गई? तो समाजवाद को क्यों नहीं आदमी कहे कि घटिया पॉलिसीज देने वाला और ग्रोथ रेट इंडस्ट्रीज को रोकने वाला और पूरी जनता की इकोनॉमी ध्वस्त करने वाला ये समाजवाद नाम का घुन है, ये कीड़ा है, समाजवाद ही दीमक है जो पूरी इकोनॉमी को खत्म कर देता है। उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला गया, अपने ऊपर नहीं। पॉलिसीज तुम्हारी, बदनाम हुए हम, ये मोदी जी कहना चाहते हैं। और आज 1991 में हटा, आप देखिए क्या ग्रोथ ली हमने। और उसके बाद अटल जी जब आते हैं तो हिंदूवादी मानसिकता का, हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी, राम जी की शरण से निकली हुई पार्टी, वह जब 1997 में भी उनकी सरकार रही, फिर 2004 तक, जब तक 1999 2004 में पहले तो 13 महीने की सरकार, और उसके बाद फिर जो उनकी सरकार थी 2004 तक रही, उसमें जो पॉलिसीज आई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना, बहुत सारे कार्य हुए, सरप्लस इकोनॉमी देकर गए मनमोहन को सिर्फ 5 साल के अंदर। फोन सस्ते हो गए, हाथों हाथ फोन, कम्युनिकेशन आसान हो गया, रोड्स में मतलब 4 लेन हाईवेज बनने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इकोनॉमी के लिए जितनी जरूरी काम थे वो सब होने लगा। तो ये हिंदूवादी मानसिकता का इंसान कर रहा था ना। फिर मोदी जी आते हैं तो उसके बाद आप देखिए कि डेटा सस्ता होता है, यूपीआई आता है, ताकि जनता आपस में मनी ट्रांजैक्ट कर सके इंस्टेंटली, जनता आपस में ट्रेड कर सके। भारत की कोई भी जनता हो, कहीं से भी कोई भी बैठा हो, आपस में ट्रेड कर सके। जीएसटी लाया गया, अन्यथा उससे पहले जो वैट और सेल्स टैक्स की प्रक्रिया थी बहुत दुरूह, बहुत जटिल थी, जनता आपस में ट्रेड नहीं कर सकती थी। तो ये हिंदू मानसिकता के लोगों ने तो इकोनॉमी में जान फूकी है ना। जो अर्थव्यवस्था दिख रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, जो आज, जो पहले 2014 तक एक माहौल था, एक शब्द था कि अरे यार इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आज ये हो रहा है कि गली गली लोग एंटरप्रेन्योर बन के घूम रहे हैं, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, यंगस्टर्स कॉलेज से निकल नहीं रहे, कुछ नया करना चाह रहे हैं। ये माहौल किसने दिया कि हम कर सकते हैं?
फेसबुक का जो ओनर है मार्क जकरबर्ग, वो दुनिया का यंगेस्ट बिलियनियर था। क्यों था? क्योंकि अमेरिका में वो माहौल था, वो दिया हुआ था माहौल कि हाँ ठीक है, आप कुछ करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, करिए, आप कर सकते हैं, आप में इन्वेस्ट किया जाएगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा, आपके पास नया आइडिया आप कर सकते हैं। नेहरू के आने से पहले भारत नोबेल प्राइज जीत रहा है, और नेहरू के आने के बाद सारे नोबेल वाले भाग गए अमेरिका की सेवा करने। IITs बन रहे थे तो क्या यहाँ पे ज्ञान कम हो गया था? यहाँ लोग या ज्ञानवान लोग नहीं थे? सिर्फ IITs इसलिए बना रहे थे ताकि भारत का क्रीम छन कर जो IIT पहुंचे वहां से सीधे अमेरिका निकल जाए। किसकी सेवा कर रहा था नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया? देश बेचा है इन लोगों ने। उसके बाद भारत की इकोनॉमी डंप कर दी, पूर्ण रूप से खत्म करने का पूरा प्रयास किया, खत्म भी किया। 1991 तक देश दिवालिया हो गया था। जो सोना गिरवी रखने की बात हुई थी, क्या था वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट? हिंदू मानसिकता का नेतृत्व और हिंदू स्वयं में वह ग्रोथ की तरफ देखता है, ग्रोथ के लिए कार्य करता है और समाज को बेहतर बनाने का कार्य करता है। जहां भी किसी भी देश में हिंदू गया है, वहां पे उस देश को बनाया ही, जोड़ा ही होगा, घटाया नहीं होगा। वहां पे ये जो इमिग्रेंट मुसलमान जाते हैं, इस टाइप के लोग, और जो मिशनरीज आ रहे हैं ना, ईसाई के जो भारत में घुसे चले जा रहे हैं, ये हर प्रदेश, पंजाब जैसे प्रदेश की आप देखिए क्या हाल कर दिया है। पंजाब तो इकोनॉमिकली रिच था ना। जब तक पंजाबी सिख जो है हिंदू मानसिकता से जुड़ा हुआ था, तब तक वो प्रोग्रेस कर रहा था, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही थी। जैसे जैसे उसका ईसाई में कन्वर्जन होता जा रहा है या कनाडा जाना चाह रहा है, खालिस्तानियों के चक्कर में पड़ गया है, मुसलमानों पाकिस्तानियों के चक्कर में, देख लीजिए पंजाब का क्या हाल किया। एक शराबी को अपना CM बना के बैठे हुए लोग। गुजरात ने अपने आप को एक हिंदू नेतृत्व दिया। देखिए महाराष्ट्र में जब तक शरद पवार और दाऊद से घिरे हुए लोग थे, तब तक महाराष्ट्र में दंगे होते थे, क्या नहीं होता था। एक्चुअल ग्रोथ कब से आनी शुरू हुई? जब अंडरवर्ल्ड का सफाई किया बाल ठाकरे ने। शिवसेना ने जो किया सो किया, पर कम से कम जब हटाया तो उसके बाद आप ग्रोथ देखिए महाराष्ट्र की। फिर आप कहेंगे तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स आज की एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं, ये शुरू से रहे हैं, बिजनेस सेंटर्स रहे हैं, तभी दुनिया में इससे सब भाग के यहाँ आते थे। बीच में जब अरब पर पूरा इस्लाम ने कब्जा कर लिया, तब जाके अंग्रेजों ने, यूरोप ने एक नया रास्ता ढूंढा समुंदर से। आते तो हमेशा से, ट्रेडिंग तो हमेशा से होती थी। जब बीच में सिर्फ और सिर्फ लुटेरों ने कब्जा कर लिया इस पूरे लैंड रूट पर, तब इन्होंने सी रूट ढूंढा, उसको डिस्कवरी का नाम दिया। कोलंबस भी भारत ढूंढने निकला था और ये वास्को ड गामा भी भारत ढूंढने निकला था, क्योंकि व्यापार करना था, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यहाँ प्रोडक्ट्स होते थे, यहाँ शानदार प्रोडक्ट बनते थे। हम बाय नेचर प्रोडक्टिव हैं, हिंदू बाय नेचर प्रोडक्टिव रहा है, और ये जो ग्रोथ अब हो रही है ना, ये हिंदू रेट है। ये हिंदू की ही वजह से है, हिंदू समाज की वजह से, हिंदू पेरेंटिंग की वजह से, हिंदू परिवारों की वजह से। यहाँ माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ना, और जीवन बेहतर करने के लिए ही लगातार प्रयासरत रहते हैं, स्वयं त्याग करते हैं, लेकिन बच्चों का जीवन सुधारने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और अगर उनका बच्चा किसी का नुकसान करने जाता है तो उसे रोकते भी हैं। यह हिंदू समाज की देन है, हिंदू पेरेंटिंग है, ये हिंदू संस्कार हैं, ये कि जो दुनिया को विज्ञान भी देता है, साइंस भी देता है, अर्थ भी देता है, धर्म भी देता है, सब कुछ देता है। महाकुंभ में 60 करोड़ लोग आए, हिंदुओं का ही तो था ना। यह प्रदेश भी एक हिंदू योगी जी ही तो रूल कर रहे हैं। जब हिंदू मानसिकता का इंसान रूल करता है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के साथ क्या होता है। किसी बाहरी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की, किसी ने कुछ गलत किया? कुछ नहीं किया। वह आए, अपना समय व्यतीत किया, यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपनी जान फूंकी, हमने उनको एक अच्छा अनुभव दिया, वह चले गए। इतनी बड़ी जनसंख्या एक दूसरे का सम्मान करते हुए आई, मिली, चली गई, अर्थव्यवस्था भी बढ़ी। यह पूर्ण रूप से हिंदू कार्य था। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, मुसलमानों ने क्या किया है। इस्लामिक स्टेट है ना। पश्चिम बंगाल का क्या किया है, बांग्लादेश का क्या हाल किया है, इस्लामिक स्टेट है, पैरासाइटिक स्टेट्स है ये। तो हमें ये समझना पड़ेगा
कि हिंदू समाज किस प्रकार से प्रोडक्टिव है, हिंदू नेतृत्व किस प्रकार से प्रोडक्टिव रहता है, और हिंदूवादी विचारधारा के लोग ही यदि सत्ता में रहेंगे तभी प्रोडक्टिविटी रहेगी। यदि मुसलमान सपोर्टेड या इस्लाम सपोर्टेड या क्रिश्चियनिटी सपोर्टेड या कम्युनिस्ट या सोशलिज्म इस टाइप के विदेशी सेकुलरिज्म टाइप के विचारधारा सपोर्टेड सरकारें हैं या नेतृत्व है, तो वह खाली बंटाधार करेगा देश का, प्रदेश का, हमारा, आपके, सबके जीवन का। सारे उदाहरण आपके सामने। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूँ। आपकी राय क्या है इस विषय पर हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में। वीडियो लाइक करें, शेयर करें यदि आपको बात उचित लगती हो, आपके माध्यम से बात दूर तक जाती है, और कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।